नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम 12 नवंबर से संबंधित देश दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं को और कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जहां से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के दौरान, जैसा कि जब भी मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करती हूँ उस दौरान कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करती हूँ, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं बताती हूँ, जिससे कि उस क्वेश्चन से संबंधित सारे डायमेंशन आपको एक ही क्लास में मिल जाए। तो इसके लिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठा करिए जब भी आप क्लास कर रहे हो, और उन पॉइंट्स को, उन फैक्ट्स को नोट डाउन करिए और जैसे ही टाइम मिले उसको रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। यही एक अंतिम मूल मंत्र है दोस्तों अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी और हम लोग इसी तरह डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिहार लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, बिहारी पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में वर्ष 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार था, किसे प्रदान किया गया है? मधु कंकारिया को, डॉक्टर माधव हाड़ा को, दीपाली राज को या फिर मधुकर राय को। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करते रहा करिए और जिनको आंसर आ रहा है वो भी आंसर करें, उनसे उनका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्हें आंसर नहीं आ रहा उस सेशन को ध्यान से देखें ताकि उनको भी आंसर पता चल जाए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया वर्ष 2022 का। और वहीं देखा जाए, अगर हम आपसे पूछा जाए कि 31वां किसे मिला है, तो ये मिला है मधु कंकारिया को। चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसा आप लोगों ने देखा, इस वर्ष 2021 का और 2022 दोनों ही वर्षों का पुरस्कार दिया गया है बिहारी पुरस्कार, जिसमें से देखा जाए जो 31वां बिहारी पुरस्कार दोस्तों दिया गया है वो दिया गया है मधु कंकारिया को, और जो 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है दोस्तों वो दिया गया डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 31वां किसे दिया गया है वर्ष 2021 का? मधु कंकारिया को। और 32वां 2022 का किसे दिया गया दोस्तों? डॉक्टर माधव हाड़ा को। अगर हम देखें इनके किस साहित्य के लिए, किस उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, तो जो मधु कंकारिया है उनकी जो अपनी उपन्यास है जिसका नाम है हम यहाँ थे, इसके लिए इनको बिहारी पुरस्कार दिया गया 31वां। वही डॉक्टर माधव हाड़ा को देखें तो इन्होंने एक आलोचनात्मक कृति लिखी। देखिए यहाँ पे कृषि हो गया दोस्तों, कृति होना था, तो इन्होंने एक आलोचनात्मक एक कृति लिखा है जिसका नाम है पंचरंग चोला पहर सखीरे। इसके लिए इनको 32वां वर्ष 2022 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है। मधु कंकारिया ने जो उपन्यास लिखा हम यहाँ थे वो एक तरीके से आधारित है किस पर? झारखंड के आदिवासियों के जो संघर्ष रहे हैं उस संघर्ष पर आधारित ये उपन्यास का, जिसके लिए इनको वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें बिहारी पुरस्कार की कि इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो दोस्तों बिहारी पुरस्कार को 1991 यानी कि 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार को देखा जाए दोस्तों, जो एक राजस्थान के प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम है प्रसिद्ध बिहारी, उन्हीं के नाम पर इसको स्थापित किया गया था। और इसमें जो है जितने भी राजस्थानी लेखक है उन्हें ये प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार में जो राशि प्रदान की जाती है पुरस्कार स्वरूप, वो 2.5 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है नगद, और इसी के साथ साथ एक पट्टिका होती है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र मतलब होता है तारीफ। ठीक है, प्रशस्ति मतलब होता है तारीफ। तो ये एक जो है उपहार स्वरूप दिया जाता है, पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है 2.5 लाख रुपए और एक पट्टिका और साथ ही साथ प्रशस्ति। इसमें देखा जाए ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। किसे दिया जाता है? राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। और उनकी जो कृति होती है जिसमें वो हिंदी और राजस्थानी में जो प्रकाशित उनके कार्य होते हैं, उत्कृष्ट कार्य होते हैं, उसको सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से ये दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष का 2021 और 22 का दिया गया है मधु कंकारिया, 2021 का 31वां वही दिया गया है डॉक्टर
माधवहाड़ा को 32वां 2022 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ थे कृति मधु कंकारिया की है और पंचरंग चोला पहर सखीरे किसकी है दोस्तों? ये माधवहाड़ा की है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफी ज्यादा, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 18वें राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन की मेजबानी जो कि 18वां संस्करण है, किसके द्वारा किया जा रहा है? केरल के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा या फिर गोवा के द्वारा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, केरल के द्वारा 18th इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन समिट की मेजबानी की गई है, ऑर्गेनाइज इसके द्वारा किया गया है। तो ये जो समिट हुआ है दोस्तों, 18वां अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन समिट जो हुई है वो केरल के कोच्चि में आयोजित की गई है। ध्यान रखिएगा, कब से कब तक किया गया है? तो ये 10 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच में किया गया है केरल के कोच्चि में। ठीक है, 3 दिनों का ये आयोजन था, 18वां अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन, जिसको किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। किसके सहयोग से? TIC केरल चैप्टर के सहयोग से किया गया है। ये 3 दिनों का सम्मेलन था और इस सम्मेलन के दौरान भारत और दुनिया के लगभग 200 से अधिक जो वैज्ञानिक हैं, भारत के वैज्ञानिक और दुनिया के अन्य देशों के लगभग 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने, अकादमिक विद्वानों ने इस सम्मेलन में एक साथ भाग लिया। ठीक है, और अगर हम देखें इस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे दोस्तों? तो इसरो के जो प्रमुख है इस समय, जो अध्यक्ष है, जो भारत का अंतरिक्ष संगठन है यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसके जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ जो है वो इसके अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और इस सम्मेलन का जो विषय था, जो थीम थी, देखिए वो क्या है? सतत टेलीमेडिसिन डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। तो अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए टेलीमेडिसिन और साथ ही साथ डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे कि रिमोट एरिया में देखिए बहुत सारी जगह पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, लेकिन वहां टेलीफोन की सुविधा होगी और टेलीफोन के ही माध्यम से, ठीक है, किसी भी टेलीफोन के माध्यम से यानी कि संचार के माध्यम से जब हम स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाते हैं, उसी को टेलीमेडिसिन कहते हैं। तो टेलीमेडिसिन के ही माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करें, उन दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाएं, यही इसका उद्देश्य है इस समिट का, जो कि कोच्चि में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि दोस्तों कौन थे? एस सोमनाथ, जो कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? देखिए, बिम्स्टेक एक ग्रुप है, ठीक है, एक संगठन है और इस संगठन में 7 देश शामिल हैं। इन 7 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है और इस बैठक की मेजबानी जो की गई है किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, ये दूसरी बैठक थी और इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? श्रीलंका के द्वारा, थाईलैंड के द्वारा, म्यांमार के द्वारा या फिर भारत के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत के द्वारा जो है दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये जो बैठक की गई है ये नई दिल्ली में किया गया है, 10 नवंबर को किया गया था, यानी कि जो बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक थी। बिम्स्टेक देखिए क्या है? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन बिम्स्टेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, और इन देशों के संगठन के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई, कहां पे? नई दिल्ली में, जिसकी जो है जिसकी यहाँ पे भारत ने मेजबानी की है इस बैठक की। और इस बैठक की जो अध्यक्षता की है वो भारत के जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस बैठक में अध्यक्षता की
रही। इस बैठक में देखा जाए किन किन देशों ने भाग लिया, तो बिम्स्टेक के सदस्य देशों ने यानी कि भूटान ने, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इन देशों के कृषि मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। और ध्यान रखिएगा, इस बैठक के दौरान एक योजना पेश की गई जिसका नाम है कार्य योजना 2023 से 27। उद्देश्य क्या है, जो सदस्य देश हैं वो अपने क्षेत्र में कृषि यानी कि आपस में मिल करके कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उस क्षेत्र में किस तरीके से प्रगति लाई जाए, इसके लिए आपस में मिलकर के सहयोग करेंगे। और इस सहयोग के लिए एक कार्य योजना पेश की गई। एक कार्य योजना जो है वो अपनाई गई बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों के दूसरे बैठक के दौरान, जिसका नाम है कार्य योजना 2023 से 27। ध्यान रखेगा। अब चूंकि हम बिम्स्टेक के बारे में बात करें, ये संगठन काफी इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा हम बिम्स्टेक को भी दे सकते हैं। बिम्स्टेक देखिए, जिसका फुल फॉर्म है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन, यानी कि तकनीकी से संबंधित और आर्थिक सहयोग से संबंधित, यानी दूसरे को हम तकनीकी माध्यम से और आर्थिक माध्यम से बे ऑफ बंगाल से लगे हुए देश एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, जिससे कि वो अपने क्षेत्र को बढ़ा सके। ठीक है, यानी कि बे ऑफ बंगाल से लगे क्षेत्रों का विकास करना, इसके लिए ये संगठन बना। ये संगठन की बात करें दोस्तों, इसका स्थापना जो किया गया था वो 1997 में किया गया था। किस घोषणा के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, एक डिक्लेरेशन है जिसका नाम है बैंकॉक डिक्लेरेशन। ध्यान रखिएगा, इसकी जो पहली समिट हुई थी वो थाईलैंड में हुई थी और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। और बैंकॉक में ही जो है एक बैठक की गई इन देशों के मंत्रियों के द्वारा और वहां पे एक डिक्लेरेशन हुआ और आपस में इन लोगों ने क्या किया कि एक सहमति स्थापित की ऐसे संगठन को बनाने की जो आपस में तकनीकी माध्यम से और आर्थिक माध्यम से एक दूसरे को सहयोग करेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और इसीलिए इसको बैंकॉक घोषणा पत्र कहा जाता है, क्योंकि वो बैठक जो हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी, जो कि थाईलैंड की कैपिटल है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन किस संगठन से संबंधित है, तो बिम्स्टेक से संबंधित है। इसका जो सचिवालय है, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ध्यान रखिएगा। और इसके जो सदस्य देश हैं यानी कि मेंबर कंट्रीज कौन कौन से दोस्तों, 7 मेंबर्स कंट्री हैं, जो कि कौन कौन से, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, इन 7 में से जो 5 है वो साउथ एशिया के मेंबर्स हैं और 2 जो है वो साउथ ईस्ट के हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट के हैं। और ये 2 कौन कौन से, तो म्यांमार और थाईलैंड जो है वो साउथ ईस्ट के, बाकी साउथ एशिया के कंट्रीज हैं। तो ध्यान रखिएगा, आसियान जो है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया नेशन जो है, ये देखा जाए दोस्तों, इसमें भी ये दोनों देश जो है वो सदस्य हैं। तो एक तरीके से ये दोनों एक सेतु का कार्य करेंगे किसके किसके बीच में, यानी कि ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से 2 देश हैं जो सार्क के, माफ करिएगा, जो बिम्स्टेक के भी मेंबर है, जो आसियान के भी मेंबर है, तो वो म्यांमार और थाईलैंड है। अगर हम बिम्स्टेक के इंपॉर्टेंस की बात करें दोस्तों, तो बिम्स्टेक जो है वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 22% जो वो क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव है। इस बार मैंने ये जो 7 देश है, इन 7 देशों की जितनी भी पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 22% है। वहीं देखा जाए इन पूरे ही कंट्री की अगर हम जीडीपी देख लें, कंबाइंड जीडीपी, वो कितनी हो जाएगी, 2.7 ट्रिलियन हो जाएगी। अब थोड़ा सा अधिक भी हो सकती है। अगर हम देखें तो ये पूरा जो वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है इसके द्वारा, जो बे ऑफ बंगाल, ये जो आप बे ऑफ बंगाल, ये देखिए बे ऑफ बंगाल है, इसके माध्यम से जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड होता है उसका 1/4 कह सकते हैं, 25% जो है वो इसी रूट से होता है। इसलिए इस रूट का विकास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहीं देखा जाए ये जो संगठन है, ये जो है 6 फोकस एरिया है इनके, जिसपे ये मिलकर के कार्य करते हैं। जिसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ट्रेड, यानी कि व्यापार। हमने देखा है इकोनॉमिकली, तो व्यापार ट्रेड को बढ़ावा देंगे। ये टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस है, तकनीकी की हम बात पहले ही कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देंगे। एनर्जी यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर के हम कार्य करेंगे। चूंकि व्यापार है तो व्यापार से संबंधित ट्रांसपोर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि परिवहन से ही तो व्यापार बढ़ता है, तो हम ट्रेड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे। टूरिज्म यानी कि जो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ फिशरीज यानी कि बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी, यहाँ पे देखिए मछली से संबंधित जो है व्यापार, मछली से संबंधित उद्योग, कृषि, इसको हम बढ़ावा देंगे। तो ये 6 फोकस एरिया है जिसपे मिल करके ये 7 जो है कंट्री आपस में कार्य करते हैं और अपने अपने क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन याद रखेगा, ये 1997 में अपनाया गया था और इसी के द्वारा बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की, मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों का सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 के 27वें शिखर सम्मेलन में भारत किस गठबंधन में शामिल है? तो देखिए हम लोग ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया कि COP 27 का आयोजन मिस्र में किया जा रहा है। मिस्र में कौन सा स्थान है दोस्तों? शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस दौरान दोस्तों देखा जाए एक गठबंधन बनाया गया है और उस गठबंधन में भारत भी शामिल हुआ है। इस पार्टी में देखा जाए विश्व के तमाम महत्वपूर्ण देशों के लीडर आए हुए हैं और ये देखा जाए COP 27 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा है वो कौन सा गठबंधन है जिसमें भारत शामिल हुआ है? ऑप्शंस देखिए, पर्यावरण के लिए मैंग्रोव गठबंधन, जल के लिए मैंग्रोव गठबंधन, जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन या फिर हरित ऊर्जा के लिए मैंग्रोव गठबंधन। देखिए मैंग्रोव गठबंधन तो सब में शामिल, यानी कि मैंग्रोव जो वन है, जो फॉरेस्ट है, उसको संरक्षित करने के लिए कोई गठबंधन हुआ है। अब किसके लिए? पर्यावरण के लिए, जल के लिए, जलवायु के लिए या फिर ऊर्जा के लिए? कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करते रहा करिए, वीडियो को पॉज करके आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? सी है, जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन। देखिए मैंग्रोव जो वन है वह हमारे पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में देखा जाए मैंग्रोव की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो मैंग्रोव वन है इनके अस्तित्व पे खतरा बना हुआ है, क्योंकि इसका ऐसे यहाँ पे देखा जाए इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से इसको संरक्षित करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो COP 27 में जो एक गठबंधन किया गया है मैंग्रोव गठबंधन, जिसका उद्देश्य है जलवायु के लिए, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उसमें मैंग्रोव की भूमिका जो इतनी महत्वपूर्ण है उसको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में देखा है कि 27वां जो COP हुआ है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो हो रहा है मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है, जिसमें एक अलायंस किया गया है जिसका नाम है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन, जिसमें दोस्तों कौन शामिल हुआ है? भारत शामिल हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस गठबंधन की बात करें तो इस गठबंधन का जो नेतृत्व करता देश है वो कौन है? तो यूएई है और इंडोनेशिया। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, और इंडोनेशिया जो है इस गठबंधन का नेतृत्व, इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। और इस पहल को समर्थन करने वाले यानी कि जो समर्थक देश है वो भारत के अलावा और कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, स्पेन और श्रीलंका, यानी कि टोटल 5 कंट्रीज हैं जो इस मैंग्रोव अलायंस को क्या कर रहे हैं? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो मैक हुआ है यानी कि MSC मैक का क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? वो कर रहा है यूएई और इंडोनेशिया। और कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका, भारत। ध्यान रखिएगा इन 5 कंट्रीज के नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम देखें मैंग्रोव, ये जो मैक हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है? जो मैंग्रोव वन है, विश्व में जितने भी मैंग्रोव वन है उनको संरक्षित करना उद्देश्य है, और ना सिर्फ संरक्षित करना बल्कि उसका विस्तार भी करना। जो वो संकुचित हो रहे हैं, जो वो कम हो रहे हैं, बल्कि हमें क्या करना होगा कि उनको विस्तार करना होगा और विस्तार को और तेज करना होगा। देखिए मैंग्रोव है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए मैंग्रोव होता क्या है। आप लोग समुद्री तटीय एरिया में कभी गए होंगे, स्पेशली जो लोग पंजाब, वहां पे पश्चिम बंगाल गए होंगे, गुजरात गए होंगे या फिर अंडमान निकोबार जो तटीय क्षेत्रों में गए होंगे, तो वहां पे देखेंगे समुद्र के किनारे, ठीक है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, कुछ झाड़ियां होती है जो कि पानी के तल से उठे हुए उनके जड़ होते हैं, पानी से लगे हुए नहीं होते। उनके जो जड़ होते हैं वो दोस्तों ना पानी में तैर रहे होते हैं, लेकिन ये बड़े मजबूत होते हैं। ठीक है, ये छोटी मोटी झाड़ियां जैसे होते हैं, छोटे मोटे पेड़ होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा चूंकि समुद्र के किनारे ये पनप रहे हैं ये पेड़, तो खारे पानी यानी कि समुद्र का पानी खारा है। तो मैंग्रोव वन की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये खारे पानी में ही ये पनप जाते हैं। दूसरा क्या है? ऐसी मृदा जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे भी ये क्या करते हैं? उगते हैं। इनकी अगर हम देखिए विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों है इतने महत्वपूर्ण, जिनको हम संरक्षित करने की बात करें, सबसे पहले तो ये समुद्री तटीय क्षेत्र के पास है। तो समुद्र में जो कहा जाता है तूफान जो आता है, जो ज्वार भाटा होता है, जो सुनामी आ रही है, इन सब से समुद्र तट को क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं। उन एरिया को ये क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरी चीज देखा जाए तो
ये जो क्षेत्र होते हैं ये बहुत ही उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जैव विविधता पाई जाती है और उससे भी इंपॉर्टेंट ये सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। इनकी बात करें दोस्तों, ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ये हर जगह नहीं उगते हैं। ये देखा जाए 0 डिग्री जो कि इक्वेटर है, भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण यानी कि उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में और उपोष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में ये उग सकते हैं। ध्यान रखेगा, ये ठंडे क्षेत्रों में नहीं, ये ठंडे क्षेत्रों को सहन नहीं कर सकते, इसीलिए ये इक्वेटर के पास यानी कि उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये उगते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, हर जगह नहीं उगते हैं। अगर हम भारत में देखें कि भारत में मैंग्रोव की स्थिति क्या है, तो भारत में देखा जाए इसका जो क्षेत्र है मैंग्रोव का वो देखिए कितना है, 4992 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर है ये, जो कि भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का दोस्तों कितना है, तो 0.15% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 0.15% जो है वो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का मैंग्रोव वन है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे राज्यों में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो यहाँ पे जो है सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो है वेस्ट बंगाल के पास जो है सबसे ज्यादा जो है मैंग्रोव वन है। कारण क्या है, वहां पे सुंदरवन है और सुंदरवन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। फिर दूसरे नंबर पे गुजरात है दोस्तों, फिर तीसरे नंबर पे दोस्तों अंडमान और निकोबार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जो है हमें मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं वो हमें मिलते हैं वेस्ट बंगाल में और वहां सुंदरवन है, सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे अंडमान और निकोबार है। पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.5% है भारत में। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का 1.5 कितना है दोस्तों, 4992 समथिंग यही है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा मैंग्रोव वन से संबंधित। अगर हम मैंग्रोव वन की और भी खासियत की बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं इक्वेटर के पास उष्णकटिबंधीय जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं, लेकिन इन जंगलों की भी तुलना में 4 से 5 गुना अधिक एक कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित कर लेते हैं। जो कार्बन है जो ग्लोबल वार्मिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको अवशोषित करने का महत्वपूर्ण का जो है सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कौन निभाता है, ये मैंग्रोव वन है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये कार्बन सिंक बनाने में भी मदद कर सकता है। कौन, ये मैंग्रोव वन। इसलिए मैंग्रोव वन को संरक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये जो विश्व के लीडर्स लोग जो इस COP27 में आए हैं, उन्होंने इस गठबंधन को बनाया है और जिसमें भारत भी शामिल हुआ है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे दोस्तों आप लोग आंसर करिए। चूंकि हम लोगों ने COP26 देखा, तो COP27 देखा, COP26 का जो है आयोजन, ठीक है, COP26 का आयोजन किस देश में किया गया था। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहा इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो इंडियन नेशनल कार्टोग्राफी दोस्तों स्टडी ऑफ मैप, जो मैप की स्टडी होती है कार्टोग्राफी कहते हैं उसको, और उसका जो है 42वां अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, आयोजन किया गया। कहाँ पे, शिमला में, देहरादून में, श्रीनगर में या फिर चंडीगढ़ में। तो दोस्तों आंसर करते रहा करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है देहरादून में किया गया। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो जैसा देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और देहरादून में ही दोस्तों 9 नवंबर को, ध्यान रखिएगा 9 नवंबर को इंडियन नेशनल कार्टोग्राफी की 42वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इस कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। इस पूरे जो है समिट का जो ये जो पूरा सम्मेलन है उसका आयोजन किया जा रहा है किसके द्वारा, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। कब से कब तक किया गया दोस्तों, 9 से लेकर के 11 नवंबर तक किया गया, यानी कि कल तक किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन की अगर हम थीम की बात करें, विषय क्या था, तो डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी। अगर हम नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की बात करें तो दोस्तों उसकी जो स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1979 में हुई थी। कहां पे दोस्तों, हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा।
कहाँ पे किया गया है? इंडियन नेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन की 42वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस देहरादून में। ठीक है, थीम ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कहाँ पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? वाराणसी में, कन्नौज में, लखनऊ में या फिर मेरठ में? ये सारे जिले जो है उत्तर प्रदेश के, यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलर कौन से जिले में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाराणसी, यानी कि काशी में किया जा रहा है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जा रहा है। कब से कब तक? तो ये 11 से लेकर के 12 नवंबर, यानी कि आज इसका आखिरी दिन है। किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो ये भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जहाज मंत्रालय के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किया गया, जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत देखिए कब की गई थी? अक्टूबर 2021 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, इस पूरे सम्मेलन का जो उद्देश्य है, जो जल मार्ग है उसके विकास को लेकर के जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान बना है उस मास्टर प्लान को साझा करना। और इतना ही नहीं, चूंकि सम्मेलन है, इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के नेता, महत्वपूर्ण लोग आए होंगे, शख्सियत, और उनके बीच में ये चर्चा करना कि उनकी चर्चा करने के लिए देखा जाए केंद्र सरकार, उद्योग और थिंक टैंक के जो प्रमुख हितधारक हैं उनके बीच में एक नेटवर्किंग मंच, ध्यान रखिएगा ये मंच है, मंच प्रदान करना। ठीक है, तो इस मंच के माध्यम से ये चर्चा करना कि जो जलमार्ग है, ठीक है, उसको किस तरीके से गति प्रदान किया जाए एक तरीके से, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। है तो गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन था। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की एशियाई व्यवसायी महिलाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला का नाम शामिल नहीं है? तो अभी फोर्ब्स मैगजीन ने एशियाई व्यवसायी महिलाओं की सूची जारी किया है, जिसमें से 3 भारतीय महिलाओं का नाम जो है शामिल है। इसमें से एक महिला है जिनका नाम शामिल नहीं है। तो देखा जाए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी लगा है, काजल अवस्थी का जो है नाम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी गजल अलग, सोमा मंडल और नमिता थापर का जो है नाम शामिल है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो जो फोर्ब्स की एशिया मैगजीन है, यानी कि फोर्ब्स एशिया पत्रिका ने अपनी वार्षिक पत्रिका जारी किया, जिसका नाम देखिए, इस सूची का नाम क्या है? एशिया की पावर बिजनेस वुमेन। तो ये जो एशिया की बिजनेस वुमेन है उनकी सूची जारी की, उनकी पूरी लिस्ट जारी किया है, जिसमें जो एशिया प्रशांत, जो एशिया पैसिफिक वाला जो क्षेत्र है उसने 20 महिलाओं के नाम को जारी किया है, जिसमें से 20 महिलाओं में से 3 जो है महिला वो भारतीय हैं। और ये 3 भारतीय महिला कौन कौन सी है? तो गजल अलग है, सोमा मंडल है और नमिता थापर जो है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है। इसमें जो गजल अलग है वो होनास कंज्यूमर की संस्थापक है, जो कि कौन है? ममाज अर्थ ब्रांड में की मालिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं देखिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो नाम है वो सोमा मंडल का है। क्यों भाई इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, यानी जिसका नाम है सेल, ये सेल अथॉरिटी ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए। और ये एशिया की फोर्ब्स मैगजीन है जिसमें एशिया की पावर बिजनेस वुमेन के लिस्ट शामिल है, उसमें इनका भी नाम है सोमा मंडल का, जो कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। वहीं तीसरा नमिता थापर, ये एमक्योर फार्मा की कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें जो ये फोर्ब्स मैगजीन की जो एशिया जो महिलाओं की जो सूची जारी किया है, इसमें देखा जाए उन महिलाओं के नाम शामिल किए जाते हैं जो बड़े व्यवसाय के साथ व्यवसाय चलाना, अपने पूरे करियर में मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए जो उनकी उपलब्धि रही है करने में, उसी के लिए जो है इसमें इनका नाम शामिल किया जाता है। तो एक पावरफुल वुमेन होती हैं जो लीड करती हैं अपने क्षेत्र में, अपने जो भी बिजनेस करती है उसको लीड करती हैं, और उनका एक नाम होता है। उसी में जो है उन्हीं लोगों का नाम इस फोर्ब्स की जो लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिसमें भारत की 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, गजल अलग, सोमा मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया?
महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने या फिर उड़ीसा ने? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है। ठीक है, यानी कि उड़ीसा राज्य ने जो है 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया। आइए बात करते हैं। तो उड़ीसा की सरकार ने 10 नवंबर को, ठीक है, 10 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया दोस्तों? बाजरा दिवस। क्यों भाई? बाजरा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या था? देखिए बाजरा जो है वो मोटे अनाज में गिना जाता है और बाजरा की सबसे अच्छी खासियत है कि ये कम, ठीक है, जल में भी ये पौधा जो ये कृषि इसकी की जा सकती है और इसमें जो है बहुत ही ज्यादा इसकी जो विशेषता है, इसमें उच्च पोषक तत्व पाए जाते हैं और दूसरा ये पर्यावरण के अनुकूल भी है इसका उत्पादन, क्योंकि ये कम जल में भी उत्पादन इसका अधिक होता है और ये क्या है, हमें उच्च पोषक तत्व हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। इसीलिए बाजरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़ीसा की सरकार ने बाजरा दिवस को 10 नवंबर को मनाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम उड़ीसा सरकार की अन्य बात करें तो यहाँ पे 2017 में आहार में बाजरा को शामिल करने को पुनर्जीवित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा बाजरा मिशन की भी शुरुआत किया था। तो लोग जो है अपने आहार में बाजरे को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से वहनीय भी है, बहुत ज्यादा ये महंगा भी नहीं होता है, लेकिन इसमें हमें उच्च पोषक तत्व भी मिलते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल भी होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपनाएं। इसके लिए उड़ीसा की सरकार उड़ीसा बाजरा मिशन की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, अगर हम केंद्र स्तर पे भी इसका प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अप्रैल 2018 की बात है, बाजरे को जो है वो पोषक अनाज के रूप में क्या किया गया था? अधिसूचित किया गया था। इतना ही नहीं, वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी मनाया गया था। विश्व भर में बाजरे को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी मनाया गया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगले वर्ष यानी कि 2023 में भारत के नेतृत्व में विश्व के कई सारे देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को मनाने जा रहे हैं। तो वर्ष 2023 का कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। किसके नेतृत्व में? भारत के नेतृत्व में। भारत का एक प्रयास था कि विश्व के जितने भी देश हैं वो बाजरे को अपनाएं। ठीक है, बाजरे को ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिले और अपने आहार में इसको शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बाजरा दिवस, ठीक है, कब क्या? राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2018 में, और ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है 2023 में, अगले साल मनाया जाएगा। ठीक है, चूंकि हम उड़ीसा की बात करें तो आइए मैपिंग भी कर लेते हैं। एक मैपिंग तो हम डेली करते हैं। तो देखिए आपके सामने इंडिया का मैप खुला हुआ है। इंडिया में जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें दिखता है कौन दोस्तों? उड़ीसा दिखता है। उड़ीसा जिसकी एक अपनी तटीय यानी कि देखा जाए समुद्री सीमा है और बाकी राज्यों से। राज्यों में देखा जाए तो उत्तर में दोस्तों बंगाल से, वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है। यहाँ पे उत्तर में झारखंड, पश्चिम में देखा जाए छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करता है। वही देखा जाए इसकी जो तटीय सीमा यानी कि जो इसकी समुद्री सीमा है वो बे ऑफ बंगाल से लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर हैं वो कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। सिर्फ यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की बात किया जाए तो नवीन पटनायक यहाँ के वर्तमान जो है वो सीएम मुख्यमंत्री है। और संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों तो राज्यसभा में उड़ीसा की 10 सीटें हैं और लोकसभा में जो है उड़ीसा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 21 सीटें हैं। ठीक है, चूंकि हम उड़ीसा की बात करें तो देखिए उड़ीसा से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर्स अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थे। कुछ के बारे में हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में भी चर्चा किया था कुछ दिनों पहले। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हाल फिलहाल में एक नदी जो है वो चर्चा में थी जिसका नाम है सुकापाइका नदी। ठीक है, काफी चर्चा में थी और ये उड़ीसा की ही नदी है जो सूख चुकी थी और उड़ीसा सरकार जो है इसके पुनरुद्धार की योजना जो है पुनरुद्धार की योजना बना रही। ठीक है, तो इसका पुनरुद्धार किया जाएगा। किसके, कौन सी नदी का? सुकापाइका नदी का। ठीक है, और इस किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। दूसरा देखा जाए तो जो हमारा करंट अफेयर्स है उड़ीसा से कि सतत तटीय प्रबंधन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ध्यान रखिएगा ये पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था किससे संबंधित? सतत तटीय प्रबंधन पर, भुवनेश्वर में। अगला देखिए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून आया था उस कानून को लागू करने में जो एक रैंकिंग जारी की गई थी राज्यों में और उस रैंकिंग में पहला स्थान जो मिला था वो उड़ीसा को ही मिला था। दूसरा देखा जाए अवार्ड जो कि राष्ट्रीय एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस अवार्ड मिला 2022 का। उस अवार्ड में जो प्रथम पुरस्कार जीता है किस राज्य ने दोस्तों? वो भी उड़ीसा ने ही जीता है। और ध्यान रखिएगा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य
वेधशाला बनाई जाएगी। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में बनाई जाएगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला है। ठीक है, उड़ीसा में। तो ये था उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जहां से पूरी पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस को पूछे जाने की। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत अमेरिकी सीईओ फोरम की सह अध्यक्षता की गई? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, पीयूष गोयल जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा या फिर एस जयशंकर जी के द्वारा? तो ये भारत अमेरिका की सीईओ फोरम थी जिसकी अध्यक्षता दोस्तों किया गया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। स्क्रीन पे आप इनकी फोटो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वर्तमान में देखा जाए पीयूष गोयल जी वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं और इन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भारत अमेरिकी सीईओ फोरम हुआ है उसकी अध्यक्षता की गई। ठीक है, इनके द्वारा। और किसके साथ? ये साथ ही साथ देखा जाए कौन था? अमेरिकी वाणिज्य सचिव जिनका नाम है जीना रायमोंडो। ठीक है, तो इनके साथ साथ अध्यक्षता किया कि इन्होंने पीयूष गोयल ने किसका? भारत अमेरिकी सीईओ फोरम का, जो कि कैसा वर्चुअल माध्यम से हुआ था 10 नवंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस फोरम की बात करें दोस्तों तो दिसंबर 2014 में ये फोरम गठित हुआ था और इसके पुनर्गठन के बाद इस फोरम को आयोजन किया गया है। और इसमें देखा जाए इस बैठक में जो कि वर्चुअल हुआ था, तो इसमें भारत के जो प्रमुख भारतीय और अमेरिकी आधारित कंपनियों के सीईओ हैं उसमें इस फोरम में उन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अमेरिकी वाणिज्य सचिव कौन है? जीना रायमोंडो, उन्होंने जो है इसमें भाग लिया था। ठीक है, आते हैं अंतिम प्रश्न पे। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का 47वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड? देखिए यहाँ पे भी बाई मिस्टेक जो है ये जम्मू कश्मीर मार्क लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में ही किया गया 47वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन किसका? इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में देखा जाए दोस्तों 11 दिसंबर को जो सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू है वहां पे एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन किया गया और यहाँ पे देखा जाए जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का 47वां वार्षिक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो किया गया राष्ट्रीय ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग जम्मू कश्मीर और ISBTI यूटी जम्मू कश्मीर चैप्टर के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का देखिए विषय क्या था? ट्रेड्स एडवांस एंड फ्यूचर फ्रंटियर्स इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ये पूरे सम्मेलन का विषय था। ठीक है, जिसका आयोजन जम्मू में किया गया। 47वां वार्षिक सम्मेलन था। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे। फैक्ट्स ऑफ द डे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, होता बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता ये छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम अपॉइंटमेंट्स को देख लेते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें देखते हैं जिनकी व्याख्या की जरूरत नहीं होती, हमें नहीं कि बहुत ज्यादा उसके डिस्क्रिप्शन पे जाना, बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पे हमें पता है कि हाँ वन लाइनर में ही इससे बस हमें एक तरीके से निपट जाना है, बस वही चीजें यहाँ से पूछी जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फैक्ट्स ऑफ द डे। देखिए आते हैं सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द डे पे। देखिए 2 से लेकर के 5 फरवरी के बीच में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किया जाएगा और इस खेल की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो उत्तराखंड के द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2023 में जो आयोजित होने वाला है फरवरी माह में, उसका आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है, जिसका कहाँ पे? चमोली ओली में किया जाएगा। ठीक है, देखिए अमेरिका के इलेक्शन जो हो रहा है वहां पे एक इतिहास रचा गया है एक वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका का एक शहर है, राज्य है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स। ठीक है, मैसाचुसेट्स राज्य में एक इतिहास रचा और वहां पे पहली बार लेस्बियन जो महिला से महिला संबंध रखते हैं, यानी कि जो लेस्बियन होती है वो जो है वहां पे इससे संबंधित एक गवर्नर चुनी गई है जो कि क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी से, जिनका नाम क्या है? मोरा हेली। ठीक है, तो मोरा हेली ने इतिहास रचा है। डेमोक्रेटिक पार्टी से ये पहली लेस्बियन कैंडिडेट है, गवर्नर बनी है अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की प्रांत की। देखिए 21 से लेकर के 30 नवंबर के बीच में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। ध्यान रखिएगा संगाई डियर आप लोगों ने सुना होगा, संगाई हिरण। मणिपुर राज्य में ही एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है केबुल लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य। केबुल लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि एक झील पे तैरता हुआ अभ्यारण्य है और ये विश्व का एकमात्र अभ्यारण्य है जो तैर रहा है। ठीक है, लोकटक झील में, ध्यान रखिएगा लोकटक झील में
और लोकटक झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और वहीं पे इस राष्ट्रीय उद्यान में ही ये संगाई डियर पाया जाता है, संगाई हिरन पाया जाता है, जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, क्योंकि आप जाओगे वहां देखने कभी तो वो डांस करता हुआ आपको उछलता कूदता हुआ दिख जाएगा, इसीलिए। और उसी से संबंधित ये संगाई महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, मणिपुर में। अगला हमारा 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है। तो देखिए 2023 में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप होने वाली, जिसका मेजबानी हमारा प्यारा देश भारत करने वाला है। और अंतिम हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि 49th जो नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, CJI थे, वो कौन थे। देखिए हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में पढ़ा था काफी अच्छे से, मुख्य जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्तियां कैसे होती, कौन उनको शपथ दिलाता, आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बल्कि प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा, हम लोगों ने चर्चा किया था। इसीलिए मैं इसको फैक्ट्स ऑफ द डे में रखी कि फिर से उसको डिस्कस करना कोई औचित्य नहीं बनता है। बाकी आप लोग प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर, जिस दौरान मैंने आपसे काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे, जिसकी उम्मीद है मुझे आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैं रिप्लाई करूंगी, ठीक है। बाकी सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करना नहीं भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।